सब एक साथ बिल्कुल। सचिन श्याम भारतीय नाम है मेरा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लिखा है, ये नेहरू जी ने 1954 में इस्टेब्लिश किया था। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है, आईटीओ पे है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ आईएएस पीसीएस वगैरह की ट्रेनिंग्स भी चलती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हर स्टेट में इनकी रीजनल ब्रांचेस हैं। हमारी जो है लोकल ब्रांच है, क्योंकि लिखा भी है हमने इसीलिए। हर स्टेट में नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ और ज़्यादा जो हमारी बरेली की ब्रांच है ज़्यादा एक्टिव है। तो इसका तो ये यहाँ हमारी 2001 में ओपन हुई थी रीजनल ये लोकल ब्रांच, और चल रही है। हमने इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे 3 सेमिनार किए, और जो फर्स्ट सेमिनार था उसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके जस्टिस वर्मा आए थे, और वो 2 दिन चला, और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हमें एड भी दी थी। तो इस प्रकार से बहुत से कार्य इसके बैनर में किए। लेकिन ये जो बजट का है ये 2002 में हमने शुरू किया था, और कोविड टाइम में बस 2 बार नहीं हुआ है, अदरवाइज़ लगातार ये और इससे बड़ा लाभ है। देखिए अभी आपने देखा कि इन लोगों ने आपको भी कितना बताया, और सारी ऑडियंस ने। अब कहीं जाके पूछते तो वो तो बात अलग रहती, यहाँ सब लोगों को एक कॉमन ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसकी जो क्वेरी है वो यहीं कर लेता है। आपका पहला सवाल है कि जो लोग जीएसटी नहीं भरते हैं उससे उनको क्या फ़ायदा होता है और सरकार को क्या नुकसान होता है। तो जीएसटी जो है एक वैल्यू चेन में टैक्स है, मतलब हर स्टेज पे टैक्स लिया जाता है। हर स्टेज पे जो पिछला टैक्स पेड है वो एडजस्ट होता है। तो जो भी टैक्स नहीं पे करता है उसको केवल उतना फ़ायदा होता है कि जो उसका वैल्यू एडिशन है उस पर जो टैक्स बना वो टैक्स वो नहीं पे करता। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर से बताऊं कि अगर 100 रुपये का कोई आइटम मैंने ख़रीदा और उसको मैं 110 रुपये में बेच रहा हूं, तो 100 रुपये पर मैं पीछे से टैक्स पे करके आ रहा हूं और 110 रुपये पर टैक्स पे करना है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरे को 10 रुपये पर टैक्स पे करना है, जो मैं नहीं पे करता हूँ। तो ये जो 10 रुपये पर टैक्स मैं नहीं पे कर रहा हूँ उतना ही मेरा फ़ायदा है। लेकिन अगर ये वैल्यू चेन में मैं सप्लाईज़ किसी ऐसे को कर रहा हूँ जो आगे दोबारा बेच रहा है, वो मेरे से माल नहीं लेगा अगर वो मेरे इस इविज़न का पार्ट नहीं है। मतलब वो भी अगर इसी सिस्टम में है कि वो आगे टैक्स नहीं वो पे करेगा तब तो वो मेरे से माल लेगा। अदरवाइज़ क्योंकि पूरी चेन में 3-4 हैंड से माल पास होकर कंज्यूमर के पास में पहुंचता है, तो बीच में जितनी भी कड़ी में लोग हैं वो आमतौर से इस तरीके का टैक्स की चोरी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनका माल आगे नहीं बिकेगा। इसका फ़ायदा केवल और केवल उस व्यक्ति को हो सकता है जो अल्टीमेट कंज्यूमर को, मतलब मैं अगर ब्रेड खरीदने जा रहा हूँ, ब्रेड पे तो खैर टैक्स नहीं है, मैं अगर कोई भी मटेरियल खरीदने जा रहा हूँ अपने घर के यूज़ के लिए, ये अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए, तो उस व्यक्ति ने अगर टैक्स नहीं पे किया है तो उसके वैल्यू एडिशन पर टैक्स नहीं पे होकर सरकार को उतना नुकसान होगा। तो ये तो एक बात रही। अच्छा, सरकार को भी नुकसान उतना ही, जितना टैक्स कम पे होगा उतना ही सरकार को नुकसान होगा। अब बात यह है कि जो टैक्स पे करता है उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, जो भी टैक्स पे कर रहा है वो अल्टीमेटली सरकार के पास में जा रहा है और राष्ट्र हित में यूज़ हो रहा है। ये बात अलग है कि उसके कुछ मिसयूजेस भी होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो राष्ट्र हित में यूज़ हो रहा है, राष्ट्र निर्माण में यूज़ हो रहा है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। और वैल्यू चेन में, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन के जवाब में कहा कि वैल्यू चेन में ये संभव नहीं है कि आखिरी स्टेज तक 4 स्टेजेस से वो टैक्स बिना पे करे हुए चला जाए। सरकार ने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जो उसके वो हैं चैनल्स हैं, उन सब में वो कहीं ना कहीं वो बीच में पकड़ जाएगा, क्योंकि माल को भेजते समय उसको ई वे बिल इशू करना पड़ता है, उसको बाद में वहाँ पे अपना रिटर्न फाइल करना होता है। अगर पीछे से माल खरीदा है, आगे टैक्स नहीं पे करेगा तो उससे पूछा जाएगा कि ये माल गया कहाँ। तो इसलिए केवल और केवल वो व्यक्ति टैक्स को चोरी कर सकता है जो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच रहा है। इसके बीच का व्यक्ति अंडर बिलिंग तो कर सकता है लेकिन अनबिल्ड नहीं बेच सकता। जी सर, आपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए, किस लिए है? देखिए, अभी तक क्या है, जो पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो केवल एजुकेशन दे रहे हैं, इन दो कैटेगरीज बनी हुई हैं इनकम टैक्स एक्ट में।
प्योरली ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो केवल एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन का मतलब हमारा फॉर्मल एजुकेशन से, दैट इज़ यूनिवर्सिटी या कॉलेज एजुकेशन, अदर देन दैट नहीं। दूसरे वो जो एजुकेशन के अलावा और चैरिटीज़ भी कर रहे हैं, तो उन दोनों में डिस्टिंक्शन किया गया है। तो जो प्योर एजुकेशनल है उनको 1023C 3rd AD में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और उसकी एक कंडीशन है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है एजुकेशन से, तब आपको वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है और लेना है। उसमें कुछ फ़ायदे हैं कि आपको एक्सपेंडिचर का ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और दूसरी कैटेगरी जो है पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें कि कोई भी चैरिटी कर रहे हो, इट में भी एजुकेशन, इट में भी अदरवाइज, जैसे कोई स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कुछ भी, माने एनी चैरिटी। तो इस बजट में ये प्रपोज्ड है कि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अलग से जो रजिस्ट्रेशन देते थे उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन भी चैरिटी है और जो और लोग पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो भी चैरिटी है, तो दोनों को एक जगह पर ले आएँ, उससे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। उससे दो जगह के रजिस्ट्रेशंस की मॉनिटरिंग गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव पार्ट है इन रजिस्ट्रेशंस का, वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन अब फेसलेस हैं। आपको कहीं पर जाना नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन। एंड मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं 50 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हैं तो मुझे 50 मिले हैं, और किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना मिले हैं।